हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स फाउंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे हैं। आज अपना चैप्टर नंबर 27 जो है ये अपन स्टडी करेंगे पोस्ट पार्टम कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस एक मदर जो है वो पोस्ट पार्टम पीरियड में फेस करती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है जो कि एनक्लेक्स फाउंडर्स में दिए हुए हैं। लेटेस्ट जो 9th एडिशन है उसमें सारे अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन है सिस्टाइटिस। तो देखिए नाम से पता चल रहा है सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लेडर। ब्लेडर कौन सा, गाल ब्लेडर या यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लेडर का इन्फ्लामेशन। ठीक है, गाल ब्लेडर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो सिस्टाइटिस का मतलब होता है यूरिनरी ब्लेडर का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। ठीक है, दैट अकर इन पोस्टपार्टम, जो कि पोस्टपार्टम पीरियड में हो रहा है, डिलीवरी के बाद हो रहा है। कोजेस की बात करें तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई, एंटेरोबैक्टर और स्यूडोमोनास, इनमें से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली ये इन्फेक्शन पाए जाते हैं। यूटीआई एक मेन कारण है सिस्टाइटिस का। ठीक है, यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस के लिए यूटीआई जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इकोलाई मेन कारण है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट यूरिनरी स्टेसिस, लंबे टाइम से अगर यूरिन जो है वो स्टेसिस है, ब्लेडर एटोनी है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है। हाइजीन की प्रॉब्लम है, अनहाइजीन जो है, क्योंकि जनरली ऐसा पाया जाता है प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद में, तो वो भी एक इशू हो सकता है। और वुमेन मोर देन मेन, जनरली मेन की बजाय वुमेन जो है, क्योंकि उनमें शॉर्ट साइज ऑफ यूरेथ्रा पाया जाता है, इस वजह से भी ये इन्फेक्शन सिस्टाइटिस होने का रिस्क रहता है। असेसमेंट की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स अपने को मिलेंगे, तो इंक्रीज द यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज मिलेगी। बर्निंग सेंसेशन मिलेगा यूरिनेशन के दौरान। क्लाउडी डार्क फाउल स्मेलिंग जो यूरिन है वो अपने को मिलेगा। हेमेचूरिया मिलेगा, यूरिन में ब्लड मिलेगा और फीवर मिलेगा। WBC जो है वो मोर देन 11,000 पर mm³ के हिसाब से यूरिन एनालिसिस में मिलेगी। ठीक है, इंटरवेंशन की बात कर लें तो एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है, एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। एंड इंक्रीज ओरल फ्लूइड इनटेक, कितना इंक्रीज, 3 लीटर पर डे के हिसाब से इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज हीमेटोमा। ठीक है, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड इन टिश्यू एंड कैन अकर इंटरनली इन्वॉल्विंग द ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि बॉडी के किसी भी इंटरनल पार्ट में, ठीक है, अगर ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हीमेटोमा बोलेंगे। ठीक है, स्पेशली वेजाइनल सल्कस, यानी कि यहाँ पर पोस्टपार्टम पीरियड में जो वेजाइनल सल्कस है, वेजाइनल जो स्ट्रक्चर है उसके आसपास जो पेरिनियल रीजन है वहाँ पर क्या मिलेगा, हेमेटोमा अपने को देखने को मिलता है। हेमेटोमा है क्या, बिनिथ द स्किन, स्किन के नीचे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी ब्लीडिंग होना, उसको ही अपन हेमेटोमा बोलते हैं। ठीक है ना, आफ्टर डिलीवरी वल्वर हेमेटोमा मोस्ट कॉमन। वल्वर कौन सा, ये जो बाहर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो आउटलुक अपने को दिखाई देता है, यहाँ पर कहीं पर भी क्या होना, ब्लीडिंग शो होना, उसको अपन बोलते हैं वल्वर हेमेटोमा, वल्वा बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट असेसमेंट की बात करें तो सीवियर पेन होगा हेमेटोमा में, प्रेशर एट पेरिनियल एरिया, यहाँ पर प्रेशर फील होगा, सेंसिटिव एंड बल्जिंग मास इन पेरिनियल एरिया, अपने को जो पेरिनियल एरिया है वहाँ पर ऐसा फील होगा कि कुछ दबाव लग रहा है बाहर की तरफ। ठीक है ना, विथ डिस्कलर्ड स्किन, स्किन में डिस्कलेशन होगा क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग है तो डिस्कलेशन, पर्पलिश डिस्कलेशन मिलेगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में क्वेश्चन मिला आया हुआ है, फोटो देकर ये पूछा गया है। ठीक है ना, पर्पलिश, पर्पल कलर का डिस्कलेशन मिलेगा बाहर से। ठीक है, डिक्रीज HP एंड HCT, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों, जब भी बॉडी में ब्लीडिंग होती है हीमोग्लोबिन कम होता है और साथ ही साथ हीमेटोक्रिट जो लेवल है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, चलिए इंटरवेंशंस की बात करें कि आप इस कंडीशन में क्या करोगे, तो मॉनिटर करना है वाइटल साइंस, TPR BP लेना है, पेन असेसमेंट करना है, साइन ऑफ शॉक, क्योंकि ब्लीडिंग का रिलेशन है यहाँ से, इसलिए अपन साइन ऑफ शॉक जो है वो असेस करेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे आइस पर्टिकुलर एरिया पे और एनालिसिक प्रेस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। लास्ट ऑप्शन इज प्रिपेयर फॉर इंसिजन एंड इवाक्यूएशन ऑफ हेमेटोमा, काट करके, कट लगा करके हेमेटोमा जो हुआ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन है, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज यूटेराइन एटोनी। एटोनी मतलब टोन, ए लग गया मतलब टोन नहीं है। ठीक है ना, यूट्रस जो उसमें कॉन्ट्रेक्शन टोन नहीं है, तो पोरली कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस दैट डज नॉट एडिक्वेटली कंप्रेस लार्ज ओपन वेसल्स एट प्लेसेंटल साइट। देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, मान लीजिए क्या है, डायग्राम थोड़ा मैं ठीक बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए है ये है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के यहाँ पर क्या था, प्लेसेंटा अटैच था। अब प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद अलग हो गया यूट्रस से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टरीज थी, ठीक है, वो आर्टरी प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हुई, ब्लॉक नहीं हुई। ठीक है,
क्योंकि डिलीवरी के बाद में आर्टरीज को यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन वो क्लोज हुई नहीं। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है, एटोनी, क्योंकि यूट्रस की जो मसल्स जो फाइबर्स है उसमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और कॉन्ट्रेक्शन यदि नहीं हो रहा है किसी कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, जनरली यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन लगते हैं उसके अंदर, और उसकी वजह से ये जो आर्टरी है ये भी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन नहीं लग रहा है, इस वजह से ये आर्टरी भी क्लोज नहीं होगी, और इस वजह से क्या होगा, सबसिक्वेंटली इस एटोनी का इफेक्ट क्या होगा कि ब्लीडिंग जो है वो होता ही चला जाएगा, हेमरेज जो है वो होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो वापस मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्राइन एटोनी क्या है, एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं लगना, यूट्रस के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगना। डिलीवरी होने के बाद में प्लेसेंटा जैसे ही बाहर निकल गया तो यूट्रस को क्या होना होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होना होता है। ठीक है, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं यूट्राइन एटोनी। और यदि वो नहीं होता है तो इसकी वजह से जो आर्टरीज है वो भी सीज नहीं होगी, ब्लीडिंग होती रहेगी, और हेमरेज जो है वो परसिस्टेंट बना रहेगा। दिस कैन रिजल्ट इन हेमरेज। आई बात समझ में। असेसमेंट की बात करें तो यूट्रस जो है वो सॉफ्ट बोगी यूट्रस फील होगा। क्यों सॉफ्ट बोगी यूट्रस क्यों फील होगा, डिलीवरी के बाद में यूट्रस का सॉफ्ट बोगी फील नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्शन जो है उसके अंदर, उसके मसल्स फाइबर जो है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, यदि कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तभी आर्टरी जो है वो बंद होगी, क्लोज होगी। यदि कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, यूट्रस बोगी रहा यानी लूज रहा, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग परसिस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है ना, तो यूट्राइन एटोनी में यूट्रस जो है वो बोगी मिलेगा। ठीक है ना, मतलब लचीला सा मिलेगा, बोगी टाइप, यू नो। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात कर लें, क्या अपन मैनेज करेंगे। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, मसाज करना है बाहर से, मसाज ऑन यूट्रस अंटिल फर्म, जब तक ये टाइट नहीं हो जाता, एंड एम्प्टी द ब्लेडर को एम्प्टी करना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला जो कॉम्प्लिकेशन है पोस्टपार्टम, दैट इज हेमरेज एंड शॉक। ब्लीडिंग ऑफ प्लेसेंटा, ब्लीडिंग मोर देन 1000 ml या फिर 1 लीटर। यदि सी सेक्शन हुआ, सीजेरियन डिलीवरी है, तो उस कंडीशन में मोर देन 1 लीटर ब्लीडिंग, और यदि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो उस कंडीशन में मोर देन 500 ml यदि ब्लीडिंग हुआ है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेमरेज या फिर शॉक बोलेंगे अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोज ऑफ ब्लीडिंग। क्या है कोज, तो मैंने पहले ही बता दिया, एक तो यूट्रस का एटोनी होना, और रिटेंड बिट ऑफ प्लेसेंटा। रिटेंड बिट का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये भी क्या है, एक मेन कारण है किसका, ब्लीडिंग का। ठीक है, तो और यदि ब्लीडिंग एक्सेस अमाउंट में हुआ है तो बॉडी जो है वो शॉक में जानी तय है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं असेसमेंट की। फिल द पेरिनियल पैड विद इन 15 मिनट। यदि 15 मिनट में एक पेरिनियल पैड मदर का कंप्लीट ब्लड से फिल हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, और क्या क्या अपने को साइन सिम्टम मिलेंगे, इंक्रीज हार्ट रेट मिलेगी, शॉक और हेमरेज और शॉक में हमेशा क्या मिलती है अपने को, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर घटता है, डिक्रीज होता है, और यूरिन आउटपुट भी वॉल्यूम डेफिशिएंसी की वजह से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, चेंज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एलओसी कम होता है, क्यों, ब्लीडिंग में हमेशा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होता है, क्योंकि ब्रेन की जो टिश्यूज़ है उनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। इंटरवेंशन की बात करें तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, पेशेंट का जो एयरवे है वो पेटेंट रखना होता है। पेटेंट का मतलब होता है ओपन, गलत फहमी निकाल देना। कई बच्चों ने मेरे को बोला कि सर ये पेटेंट नहीं पेशेंट होता है, पेशेंट। अरे भैया मुझे पता है पेशेंट क्या है, पेटेंट क्या है। ठीक है ना, पेटेंट एयरवे मेंटेन रखना होता है। इस वाले पेटेंट का मतलब होता है ओपन, टू कीप ओपन। ठीक है ना, टू कीप ओपन। एनक्लेक्स की टर्मिनोलॉजी ही आप लोगों को समझनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और क्या करना है, O2 जो है वो 8 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से देनी है। एलिवेट करना है लेग 30 डिग्री के एंगल पर, मसाज करना है यूट्रस पे, उसको बोगी से क्या बनाना है, फर्म बनाना है, और इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो स्टार्ट कर देना है, स्पेशली NSRL जो है वो दिया जाता है। और क्या करना है, ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शंस जो है यूट्रस में वो बढ़े और ब्लीडिंग डिक्रीज हो। मॉनिटर वाइटल साइन, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर करना है। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज इन्फेक्शन। तो मे बी अक्कर विद इन 28 डेज पोस्ट डिलीवरी के बाद में 28 दिन तक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है मदर को। और स्पेशली कौन सा इन्फेक्शन, एंडोमेट्राइटिस जो है वो उसका इन्फेक्शन रहता है, इन्फेक्शन ऑफ इनर लेयर ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम। ठीक है ना। असेसमेंट की बात करें तो फीवर मिलेगा, टेम्परेचर मोर देन 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर मिलेगा फीवर में, चिल्स मिलेगा, और बॉडी एक मिलेगा, साथ ही साथ इंक्रीज WBC काउंट, जो कि इन्फेक्शन में, जो कि हर इन्फेक्शन में ही बढ़ जाती है। इंटरवेंशन की बात करें तो एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है,
इंट्रावेनस फ्लूइड जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड डक्ट इन एंड इन्फेक्शन। ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ है उनमें जो मिल्क जो डक्ट है उनका ब्लॉकेज होना और उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो रही है उसको अपन बोलते हैं मेस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर जो मिल्क डक्ट है उसमें ब्लॉकेज की वजह से इन्फ्लामेशन होना, कहाँ पर होना? ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में होना, मेस्टाइटिस कहलाता है। साइन सिम्टम की बात करें, इंक्रीज टेम्परेचर सब ऑब्वियसली बढ़ेगा, स्वेलिंग होगी ऑन द ब्रेस्ट एंड पेन होगा, थोड़ा सा टेंडरनेस फील होगा। इंटरवेंशन की बात करें, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है। मैनुअली एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क बाई ब्रेस्ट, ये ध्यान में रखना है। जो मिल्क है उसको मैनुअली हाथ के द्वारा स्क्वीज़ करके क्या करना है? बाहर निकालते रहना है, अदरवाइज ब्रेस्ट टेंडरनेस और डिस्कम्फर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज एंडोमेट्राइटिस, वो भी अपन ने पढ़ लिया। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। साइन सिम्टम जो है वो इन्फेक्शन वाले अपने को साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ये रहे इन्फेक्शन वाले साइन सिम्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंटरवेंशंस की बात करें तो जो एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दी जाती है, इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, कोई खास नहीं है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पासेक ऑफ थ्रोम्बस दैट ओरिजिनेटिंग इन यूट्रस या यूट्राइन वेन इनटू द लंग्स। ये है यूट्रस, ठीक है, यहाँ से बचा हुआ डिलीवर, प्लेसेंटा भी बाहर निकल गया। अब जो यहाँ पर ब्लीडिंग हुई है, कहाँ पर? जो यूट्रस का इनर पोर्शन है दैट इज एंडोमेट्रियम, वहाँ पर क्या हुई है? ब्लीडिंग हुई है। और इस ब्लीडिंग की वजह से कुछ ब्लीडिंग का एक पार्ट या क्लोट अंदर वहाँ पर जो है वो क्या हो गया? मदर के सर्कुलेशन में आ गया, और सर्कुलेशन में आकर के जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ पर वो स्टक हो गया, चिपक गया, और उसकी वजह से पल्मोनरी जो टिश्यूज़ है उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, और इस वजह से ही जो कॉम्प्लिकेशन होता है, रेस्पिरेटरी जो डिफिकल्टीज़ पैदा होती है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। स्लो करके वापस सुन लेना, ठीक है। पासेक ऑफ थ्रोम्बस, एक ऐसा क्लोट का पार्ट दैट ओरिजिनेटिंग इन यूट्राइन वेन, जो कि यूट्राइन वेन से ओरिजिनेट हुआ है। डिलीवरी जब हुई थी ना उस दौरान ये पैदा हुआ था ये क्लोट, ठीक है ना। एंड इनटू द लंग्स, कहाँ आ गया? लंग्स में आ गया। वेयर इट इज़ डिसरप्ट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? लंग्स के टिश्यूज़ को, वो जो क्लोट है, ठीक है ना, ये जो थ्रोम्बस है ये लंग्स के टिश्यू को, मदर के लंग्स का जो टिश्यूज़ है उसको क्या नहीं होने दे रहा? ब्लड सप्लाई नहीं होने दे रहा, उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे? सडन डिस्निया मिलेगा, चेस्ट पेन मिलेगा, इंक्रीज रेस्पिरेशन, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कफ मिलेगा, और लंग्स क्रैकल साउंड जो है अपने को मिलेंगे, ठीक है। इंटरवेंशन की बात कर लें तो एडमिनिस्टर करना होता है ऑक्सीजन, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एंड मॉनिटर द वाइटल साइन, इंक्रीज हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया जो है उसको अपने को किसी भी हालत में मैनेज करना होता है, ठीक है ना। पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से अपन SpO2 चेक करेंगे मदर की, ठीक है। एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड, एंटीकोगुलेंट देंगे, और ऑक्सीजन सप्लाई जो है निरंतर बनाए रखेंगे। नेक्स्ट सब इन्वोल्यूशन, मैंने बताया था इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद में मदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन बोलते हैं। सब इन्वोल्यूशन मतलब कि यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट इन्वोल्यूशन और फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज ही क्या कहलाता है? इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। असेसमेंट की बात करें तो यूट्राइन पेन ऑन पाल्पेशन, यूट्रस में पेन मिलेगा पाल्पेट करने पर। यूट्राइन साइज लार्ज मिलेगी जो कि शॉर्ट हो जानी चाहिए थी डिलीवरी के बाद। वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। इंटरवेंशन की बात करें तो असेस द ऑल वाइटल साइन, ये सबसे पहला काम अपना। एडमिनिस्टर करना है मेथाइल इर्गुनावाइन, ये क्या है? एक प्रकार से जो पोस्ट डिलीवरी जो है क्या करती है? होने वाली ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, ठीक है। और क्या करती है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्टेड बनाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करती है यूट्रस में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। चलिए नेक्स्ट थ्रोम्बोफिलेबाइटिस क्या है? एक कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट ऑप्स जनरली फीमेल्स में पाया जाता है। क्लोट फॉर्मेशन इन ब्लड वेसल्स वॉल, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, ये मान लीजिए आर्टरी है, वहाँ पे क्या हो गया? क्लोट हो गया, ठीक है ना। और उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है? रिजल्टिंग इन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्या हो गया? इस क्लोट की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, ठीक है। असेसमेंट की बात कर लें तो पाल्पेबल थ्रोम्बस मिलेगा, फील करने पे अपने को महसूस होगा ये क्लोट, ठीक है ना। टेंडर मिलेगा पर्टिकुलर साइड पे, आर्म वार्म जो है वार्मथ मिलेगा पर्टिकुलर एरिया पे, और मेलेज यानी कि पेन मिलेगा, ठीक है, और स्वेलिंग मिलेगा, और फीवर अपने को मिलेगा। इंटरवेंशन की बात कर लें, इंटरवेंशन में बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है थ्रोम्बोफिलेबाइटिस के केस में। एलिवेट द लेग एंड आर्म्स, आर्म और लेग को क्या करना है? एलिवेट करना है। नेवर मसाज, कभी भी मसाज नहीं करना है, वरना ये क्लोट वहाँ से डिजोल्व होकर के पल्मोनरी आर्टरी में स्टक हो सकता है। अप्लाई इलास्टिक स्टोकिंग होस, एक प्रकार के गारमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? उस क्लोट को क्या करते हैं?
मूव नहीं होने देते, ठीक है। और स्टॉप स्मोकिंग स्टॉप करना होता है इस कंडीशन में। और साथ ही साथ इंट्रावेनस हिपेरिन जो है वो मदर को दिया जाता है ताकि क्लोट जो है वो डिजोल्व हो जाए। तो इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।